साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका जोरदार स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तरह तरह की शंकाएं रीट भर्ती 2016 जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है आज के टाइम में, उसके बाद संस्कृत विभाग 2017-2018 के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस पिछले दिनों में सुनने को मिले हैं, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और जो प्रकरण है वो आप सबके ध्यान में है कि 826 पोस्ट रीट भर्ती 2016 L2 अंग्रेजी के अभी तक वैकेंट हैं। माननीय हाईकोर्ट जोधपुर की सिंगल बेंच और उसके बाद डबल बेंच आपको जिता चुकी है और सभी 826 पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट का आदेश हो चुका है। लेकिन मामला लीगल सेल से होते हुए और उसके ऊपर अपील हो चुकी है, ये बोलें कि SLP दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी ऑनलाइन VC के थ्रू फर्स्ट हियरिंग 20 तारीख को थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की चिंताएं दाएं बाएं से आई हैं कि उसमें निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका। तो एक कोर्ट प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट का अपनी प्रक्रिया होती है। 3 क्वेश्चन इस SLP में रखे गए थे रिटर्न में एफिडेविट की मार्फत, और उसमें 3 में से 2 को हम क्लेरिफाई करने में फर्स्ट हियरिंग में सफल रहे। लेकिन एक क्वेश्चन उभर करके आया और वो क्वेश्चन उस स्टेज तक बियॉन्ड द फाइल था, फाइल के अंदर उस पर कोई चर्चा नहीं थी और न ही वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें शामिल था। लेकिन जो ही हमने स्टडी किया है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे पास उस क्वेश्चन का बहुत ईजीली जवाब है और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं हो सका। माननीय हाईकोर्ट में सिंगल बेंच और DB में हमारे विपक्ष की तरफ से ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया। लेकिन टाइम बाउंडेशन के ऊपर ये सवाल उभर करके आए हैं और टाइम बाउंडेशन के ऊपर इस सवाल को हम पूरी तरीके से क्लेरिफाई करेंगे। वी विल सबमिट आवर रिटन एफिडेविट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन रेज्ड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट विद इन 4 वीक्स। तो 4 सप्ताह का हमें समय मिला है इसके लिए। 4 सप्ताह के अंदर हम पूरी तसल्ली के साथ अपना रिटर्न सबमिशन थ्रू एफिडेविट अच्छी प्रकार से ड्राफ्टिंग करके उसको सबमिट करेंगे। उसी में हम अपने जो भी इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पंचायती राज का जो रूल बना है उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है और किस प्रकार वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमने पिछले 3-4 दिन में गहनता से विचार किया है और हम अपने आप में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि हमने उस जो क्वेश्चन रेज किया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में, उस क्वेश्चन का हमने जवाब ढूंढ लिया है और रिटर्न ड्राफ्ट एफिडेविट की मार्फत हम इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट हियरिंग में हम सफल रहेंगे। उस शंका को जो उभर करके आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस शंका का हम निराकरण करेंगे और बहुत जल्द सफलता उसमें हमें मिलेगी। इसके अलावा दाएं बाएं से क्वेश्चन ये आ रहे थे कि कहीं कोई जूनियर सीनियर एडवोकेट का तो किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है कि हमने कहीं सीनियर वकील ना किया हो या जूनियर वकील कर लिया हो। तो ऐसे जहाँ तक हमारा अनुभव रहा है, जिस प्रकार से रोज़ाना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के प्रकरण आते हैं और उस पर निगरानी रखी जाती है, देखा जाता है उसमें, तो हमारा ये अनुभव रहा है कि सच्चाई जीतती है, फैक्ट्स जीतते हैं। यदि आप सच्चे हो, आपके पास फैक्ट्स हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा कुछ छद्म और तथाकथित ग्रुप समूह बने हुए हैं पूरे प्रदेश भर में। कोई संघ बनाए बैठा है, कोई महासंघ बनाए बैठा है, कोई रोज़गार का बनाए बैठा है, कोई बेरोज़गार का बनाए बैठा है और तरह तरह की बातें। वो एक मौसमी मेंढक की तरह जब बाजी डूबती हुई दिखाई देती है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब दोबारा बाजी हाथ में आ रही है तो दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के भी दाएं बाएं से आपके पास फ़ोन आए होंगे, भ्रमित करने के प्रयास किए होंगे। हमारे पास भी ऑडियो वीडियो उनके पहुँचे, सोशल मीडिया की मार्फत भी उनके लगाई हुई पोस्टें किसी ने हमारे पास भेजी। तो उस प्रकार के जो तथाकथित महासंघों के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनके सुझाव थे कि आप इसमें आदरणीय दुष्यंत जी दवे को या कपिल सिब्बल या नरसिम्हन या फिर हरीश साल्वे जैसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट को वहाँ पे उतारते। तो मैं कहता हूँ कि बेरोज़गारों की लड़ाई है, बेरोज़गारों की लीगल फाइट है। यदि बेरोज़गारों के पास इतने बड़े नामी वकीलों को देने के लिए पर पैसे 20-20 लाख रुपए होते तो शायद हम बेरोज़गार नहीं होते और बेरोज़गारों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम नहीं चाहते कि इस बेरोज़गारों के इस
लड़ाई को, गरीब परिवारों की इस लड़ाई को हम इतने सीनियर मोस्ट वकीलों के चक्कर में डाल करके, और यदि इसमें 2-4 डेट गिर गई तो एक तरीके से हमें वहाँ से भिखारी बन के वापस लौटना पड़े बेरोजगारों को। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि फैक्ट्स हमारे खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस हुआ है। हम स्थिति स्पष्ट करेंगे मजबूती के साथ, और हमारे पास उसके रिगार्डिंग पॉइंट भी हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है, इस प्रकार के जो छद्म ग्रुप हैं जो प्रदेश की सरकार को भी एक तरीके से बदनाम करने की समय समय पर प्रयास करते हैं, बजाय सच्चाई उनके सामने लाने के। और कोर्ट का आदेश यदि 16 का है तो उसको पेश करते हैं 18 के नाम से, 18 का है तो उसको किसी और नाम से पेश करते हैं, और अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है बेरोजगारों को। जयपुर में अपनी दुकानें खोले हुए ऐसे जो संगठन बने पड़े हैं, वो प्रयास करते हैं कि बेरोजगार भ्रमित होकर के उनके पास जाए और एक तरीके से गलत प्रयास में, या फिर जो कानूनी लड़ाई है उसको छोड़ करके उन दुकानों का शिकार हो बेरोजगार। और जब उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो बेरोजगार को वो दुकानें कोई जवाब भी नहीं देंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। आपको ध्यान ही होगा जिस प्रकार से रीट की भर्ती का फुटबॉल बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो संघ महासंघ बने पड़े हैं, इन्हीं का रोल रहा है। पंचायती राज का स्पष्ट रूल था 227 का जो कोड 6 है, उसमें क्लियर किया गया है कि पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची आएगी किसी भी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद या फिर फॉर्म अप्लाई होने के बाद, जो भी मेरिट बनाने का प्रोसेस है, उसमें जो मुख्य सूची आएगी वो केवल पात्र अभ्यर्थियों की आएगी। और यदि उसमें से कोई अभ्यर्थी नॉन ज्वाइन रह जाता है तो फिर वेटिंग सूची में से चुन करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो उसमें स्पष्ट प्रोविज़न है कि जो मुख्य सूची आएगी उसके साथ साथ 0.5 यानी 1.5 गुना वेटिंग सूची भी साथ साथ शामिल करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तथाकथित संघ और बने पड़े हैं, संघ महासंघ जो बना रखे हैं, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, उन्होंने कभी इस प्रक्रिया के ऊपर आज तक सवाल नहीं उठाया कि अकॉर्डिंग टू रूल आज तक आप किसी भी भर्ती में 1.5 गुना वेटिंग साथ साथ क्यों नहीं जारी कर पाए, रूल की पालना क्यों नहीं कर पाए। यदि इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, पात्रता निर्धारित होती, पात्रता चेकिंग के बाद एक मेरिट सूची बनती और उसके साथ साथ 1.5 गुना वेटिंग सूची आती। तो ये जो भर्तियां हैं इसमें कोई भी पद खाली नहीं रहते और सभी को इसमें नियुक्तियाँ मिलती, बेरोजगारों के सामने कोई समस्या भी नहीं आती। लेकिन ये जो संघ महासंघ हैं उन्होंने इस समस्या को कभी नहीं उठाया। इन्होंने दाएं बाएं से भर्तियों को कोर्ट में ले जा करके रुकवाने का काम किया है। और जब उन भर्तियाँ रुक जाती हैं, जैसे कि 16 की भर्ती थी, एक तरीके से पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी थी, तो ये संघ महासंघ कुछ नहीं बोलते थे कि वो भर्ती तो बंद हो चुकी है, हम उसमें कुछ नहीं करते। तो एक तरीके से अंतिम प्रयास में हम ये कहें कि मरणासन सरिया पर विराजमान इस भर्ती को हम वापस जीवंत करके लाए हैं स्टेज पर अपने संघर्ष के दम पे, फैक्ट्स सच्चाई के दम पे। उसके ऊपर ये सवाल उठाने का इन संघ महासंघ के जो तथाकथित नेता बने पड़े हैं इनको कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस भर्ती को क्लोज मान चुके थे। और जब हम जीत के आए हैं तो एक मेंढक की तरह आवाज़ देने लगे हैं, इसमें ये मौसमी मेंढक की तरह। हमें इनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। ये कौन है हमारे प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने वाले? ये कौन है हमें सुझाव देने वाले कि हमें दुष्यंत दवे जी को एडवोकेट करना चाहिए? क्या पता है उनको कि बेरोज़गार की हालत क्या है आज के समय? क्या वो इतनी लाखों की फीस अदा करने की आज योग्यता रखता है? 3 बेरोज़गारों के साथ संघर्ष हुआ, ये संघर्ष आगे बढ़ा और किस प्रकार से पूरी मितव्ययता के साथ, पूरी शिद्दत और तसल्ली के साथ और समझदार वकीलों के सहारे हमारे युवा साथी एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई के सार्थक प्रयासों और टाइम बाउंडेशन प्रयास के मार्फत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक वैसा ही एडवोकेट हमें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक वैसे ही एडवोकेट की मदद ले रहे हैं। साथ साथ हमारे जो पुराने हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं इनके भी हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्टिंग तैयार करके हम अपने जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं, शिद्दत के साथ रख रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठाने वाले जो लोग हैं इनसे पहले पूछा जाए कि इस भर्ती में आप 3 साल तक आपका क्या रोल रहा? क्या ये लोग भूल गए किस प्रकार इस भर्ती को मंजू कुमारी के प्रकरण में रोका गया, किस प्रकार बार बार स्टे आए गए, किस प्रकार राजू राम के प्रकरण में इन लोगों ने तथाकथित 2-4 एडवोकेट के जयपुर में मदद लेकर के और एक ग्रुप बना करके वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को एक साइड में कर दिया और रीसफल के नाम से उस प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया और वेटिंग अपने आप में एक सपना बन करके रह गई। 31 जुलाई
2018 को जब राजूराम के प्रकरण में जिस प्रकार से डब्ल्यूएजी ने अपनी गलती स्वीकार करके ये स्वीकार किया कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो पूरा रिजल्ट तो रिस्पल करवा दिया, लेकिन वेटिंग सूची को न तो आने दिया, न वेटिंग सूची की कोई चर्चा उस पर आगे हो पाई। और एक तरीके से जितने भी वैकेंट पोस्ट उस स्टेज तक वैकेंट थी नॉन ज्वाइनर की, वो वैकेंट रही। और उसके बाद जो दोबारा इस रिशफल रिजल्ट जो मेन रिजल्ट के तौर पे 20 अगस्त 18 को आया, उसको भी उसमें जो नॉन ज्वाइनर की वैकेंट रही उनको भी दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपात्र अनुचित रहे उनको भी एक तरीके से बुला दिया गया। और हकीकत बात यह है कि जिस डीओपी सर्कुलर का बहाना बनाया जा रहा है, यदि ये डीओपी सर्कुलर लागू होता तो कानूनी तौर पे रीशफल रिजल्ट के ऊपर भी लागू होना चाहिए था, क्योंकि रीशफल रिजल्ट भी 2018 की विज्ञप्ति आने के बाद जारी हुआ है। जब रीशफल रिजल्ट मुख्य तौर पर या मुख्य रिजल्ट के तौर पे 20 अगस्त को आया, तो उस समय तक तो डीओपी उस रिजल्ट पे लागू नहीं हुआ, तो वेटिंग के ऊपर कैसे लागू हो सकता है। नियम ये कहता है कि मुख्य रिजल्ट जिसको हम रीशफल रिजल्ट यहाँ पे बोल रहे हैं उसके साथ ही 1.5 गुना वेटिंग आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा अधूरा एक तरीके से मेन रिजल्ट तो आ जाए लेकिन उसमें वेटिंग ना आए। ये अकॉर्डिंग टू रूल ठीक नहीं है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट सिंगल डीबी जीतने के बाद भी अलग अलग विभागों की अपनी लीगल सेल बनी होती हैं, तो उनका भी एक काम होता है कि यदि मामले को कोई भी बिंदु उभर करके आए तो उसको लंबा खींचा जाए, आगे तक पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले को इसी आधार पर पहुंचाया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने मिल करके सारी बातें समझाई थी, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि अब ये फाइल जब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है तो आपको अपनी पैरवी करनी होगी, तो हमें मजबूती से अपनी पैरवी करनी है। और जो हम जीत के आएंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसमें भी कहा था कि आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी, तो पूरा ध्यान अपने को उस प्रोसेस की तरफ रखना है जो स्टेज अपने सामने है। रही बात बाकी भर्तियों की, 2017 संस्कृत विभाग की है, उसमें भी सिंगल बैच में जीत चुके हैं इस प्रकरण को, और बहुत मेहनत के साथ हमने पूरे नियम को चैलेंज करते हुए वो डिसीज़न लिया है। और उस नियम के अकॉर्डिंग अभी तक इतनी पोस्टें 80% तक पोस्टें खाली हैं, तो उस नियम की पालना नहीं हो पाई है, क्योंकि नियम ये कहता है कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी द पार्ट ऑफ मेन मेरिट लिस्ट, तो वहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए हैं। ठीक इसी ऑर्डर की कॉपी एक तरीके से 18 के ऑर्डर में करवाने की हमने कोशिश की है। कुछ अभ्यर्थी हमारे पास आए थे, लेकिन वहाँ पे एक दूसरी दलील दी जा रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग विषय के लिए अप्लाई किया और दूसरे विषय में ज्वाइन कर गए। ये लीगल दलील नहीं हो सकती है। जब ये प्रकरण उभर करके डीबी में आएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो आप किसी को 2 जगह फार्म अप्लाई करने के लिए रोक नहीं सकते हो। यदि वो पात्र है तो ही कैन अप्लाई फॉर देम, और उसका राइट है कि वो कहाँ ज्वाइन करे। ये कोई डिपार्टमेंटल फ्ला इसको नहीं बोल सकते हैं, विभाग की गलती नहीं है ये। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू रूल सिलेक्शन प्रोसेस जो अपनाया गया है उस पर अपनी बात रखेंगे तो हमें ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। ध्यान रखने वाली बात 2018 वाले साथियों के लिए ये भी है कि जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है 2016 वेटिंग के प्रकरण में, उसमें क्लियर किया गया है कि समानांतर जो भर्ती 2018 की आयोजित हुई थी वो भी 28 फरवरी 2019 को क्लोज हो गई है। तो अपने स्टैंड से विभाग और गवर्नमेंट हटेगी नहीं। अपने को ये बात आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो स्टैंड ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कोई अलग पेश हो जाए और पीछे से स्टैंड चेंज हो जाए, और यदि इस प्रकार स्टैंड चेंज होगा तो उसका फ़ायदा 2016 वालों को भी फिर मिलेगा, क्योंकि हम उसको भी एडिशनल एफिडेविट की मार्फत फिर पेश करेंगे। तो एक तरीके से बहुत ही ऐतिहासिक स्टेज पर ये आपका प्रकरण चल रहा है। आज तक राजस्थान में इस प्रकार से कोई भी प्रकरण सुपरिभाषित नहीं हो पाया है जो वेटिंग के रिगार्डिंग एक क्लियर नियम के तौर पे, जिसका रूलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। न तो मना करने का कोई ऐसी रूलिंग अभी तक राजस्थान की विभिन्न भर्ती नियमों में आई है सुप्रीम कोर्ट की मार्फत, और न ही वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई ऐसी शानदार रूलिंग है जिसका हम अनुसरण कर सकें। तो हमारे ये अपने आप में नज़ीर के तौर पर ये रूलिंग बन करके आपका ये प्रयास आएगा। जो बेरोजगार बहुत ही सीमित संख्या में अपना सहयोग कर रहे हैं इस संघर्ष में, उनको अपने आप को प्रिपेयर रखना है, सचेत रखना है। बहकाने वाले बहुत आएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि ये दुनिया जब तक आप जीतोगे तब तक आपकी बढ़ाई करेगी। लेकिन थोड़ा सा भी डिले हो गया कहीं पे, थोड़ी सी गाड़ी रुक गई कुछ देर के लिए, तो ये फिर उल्हाना देने में आपको नहीं बख्शेंगे। तो इसलिए सवाल उठते रहते हैं। ये जो छदम नेता बने पड़े हैं, बेरोजगारों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है
कि किस प्रकार जब इस भर्ती के साथ खिलवाड़ हुआ 2016 से खींचते खींचते इसको 2018 तक लाया गया। इवन मुख्य रिजल्ट इसका 25 जनवरी को जो प्रोविजनल रिजल्ट आया था 25 जनवरी 2018 को, उसके बाद भी 27 फरवरी को ऑफलाइन फार्म अप्लाई करवाए गए, उनका अप्रैल में रिजल्ट आया। उसके बाद तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसी बीच में 2018 की भर्ती आ गई। हमें पता है क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो लगातार भर्ती आयोजित करके बेरोजगारों से वाही लूटना चाह रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये भर्ती आयोजित हुई और उसके रिगार्डिंग अपने सामने ये पेचीदगियाँ पेश आई, ये समस्याएं आपके सामने पेश आ रही हैं। इसका लीगल तौर पे समाधान कर रहे हैं और एकमात्र इसका उपाय लीगल है, बजाय ये जो ग्रुप हैं जो बहकावे में ला रहे हैं बेरोजगारों को कि फलानी जगह इकट्ठा हों, फलानी जगह प्रदर्शन में भाग लें। इस प्रकार गलत रास्ते पर ले जा करके ये अपनी दुकान सजाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम हमें जो लीगल स्टेज में हैं, जो लीगल फाइट में हैं, उनको एक प्रकार से गलत रास्ते पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। रही बात नई विज्ञप्ति के बारे में, तो नई विज्ञप्ति के ऊपर भी अभी नियम बनने जा रहे हैं और बहुत जल्द सरकार पॉजिटिव रूप से इसको विज्ञप्ति को जारी करेगी। कोरोना का दौर चल रहा है, हमें विश्वास रखना है। सरकार ने बेरोजगारों के हित में पहले भी कई बड़े एक्शन लिए हैं और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ और बेहतर करेगी। और रही रीट भर्ती के रिगार्डिंग, तो एक बहुत बड़ा नियम संशोधन एक और होने जा रहा है। बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि जिस अभ्यर्थी ने किसी भी रीजन से ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं ले पाया है, लेकिन उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, एमए विषय से वो उत्तीर्ण है या एमफिल पीएचडी उसमें है, तो एक क्लियर नियम है सुप्रीम कोर्ट का केस सिलसिला मैटर पे कि हायर एजुकेशन और हायर डिग्री इज बेटर देन या सुपीरियर देन लोअर डिग्री, वो भी लागू होने जा रहा है हफ्ते 10 दिन के अंदर। बहुत बड़ा फैसला उसमें जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच से आने जा रहा है और वो नियम भी इनको ऐड करना पड़ेगा। तो सभी जो प्रभावित बेरोजगार हैं उनसे यही है कि 2016 के प्रकरण में पूरी तसल्ली के साथ प्रक्रिया चल रही है और इधर उधर से जो भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, हमें उनकी हिस्ट्री देखनी है, इतिहास देखना है कि उन लोगों ने किस प्रकार इन पूरे प्रोसेस को मजाक बना करके अपना पल्ला झाड़ लिया था और पूरी भर्ती को क्लोज समझ करके नाम लेना तक बंद कर दिया था। आज उनका कोई ऐसा हक नहीं है कि इस भर्ती के ऊपर वो अपना सवाल दाग सकें। सवाल दागने से पहले उनको अपने प्रयासों के ऊपर अब तक उन्होंने इस भर्ती को किस मुकाम तक ले जा करके, और 5वां हिस्सा 826 लगभग 4961 पोस्टें इसमें थी और उसका 20% हिस्सा खाली रह गया और कोई प्रयास नहीं कर पाए, तो फिर किस नाम का संघ और किस नाम का महासंघ है इनका? ये सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। एक प्रक्रिया कहीं पे इनको लगता है कि थोड़ी शिथिल हुई है या थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें रूमर फैला करके, एक अनिश्चितता का माहौल फैला करके और गलत रास्ते पे युवाओं को ले जाने का प्रयास करते हैं और उनको भ्रमित करके सिवाय पैसे ऐंठने के इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ वकीलों के नाम सुझा सकते हैं, लेकिन उन वकीलों की कार्य प्रणाली से वाकिफ़ नहीं हैं और इसलिए हम कहते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो एक तरीके से जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके हमने इस्तेमाल करके या जिनकी कार्यशैली को हमने देखा है, जिनके कार्य करने के तरीके से हम वाकिफ़ हैं, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ किसी बिंदु को परिभाषित करने में सक्षम हैं, हम उन्हीं कानूनविदों के संपर्क में हैं, बजाय किसी नामी के। नाम से कुछ होने वाला नहीं है। यदि रिजल्ट आएगा तो आपके काम से आएगा और वो रिजल्ट आएगा आपके तथ्य के दम पर, आपकी अपील के दम पर, आपकी दलील के दम पर और आपके वकील के दम पर। इस प्रकार के सुझाव जो देने में लोग लगे हुए हैं, वो सुझाव अपने पास रखें। कुछ आपका बिंदु आया था कि 18 तारीख तक हो जाएगी, कि हमारा पूरा प्रयास है। हम सितंबर के फर्स्ट वीक में अपना ड्राफ्ट किया हुआ रिटर्न सबमिशन विद एफिडेविट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो संभावित डेट है 4 वीक बाद में 18 सितंबर शायद उस पर मेंशन है, प्रयास करेंगे कि वो डेट एज इट इज़ रहे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के एक रूल और रेगुलेशन है, कोई डेट किस प्रकार सुनवाई पे आती है और कितने दिन बाद आती है, तो जिस सांचे में जिसके अकॉर्डिंग वो सुनवाई पे आएगी हम उसमें तैयार रहेंगे। जो भी प्रयास करने की ज़रूरत होगी वो प्रयास भी उसका होगा। यही आपके लिए संदेश है कि आपके साथ सच्चाई है, आपके साथ पीड़ा है, आप पीड़ित हो, आपके साथ गलत हुआ है, आप योग्य हो, पात्र हो, इसलिए आप सफलता प्राप्त करोगे, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद साथियों, आभार आपका।